आज हम अधिगम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीट 2022 के जो साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए, और जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं साइकोलॉजी का जो अपने टॉपिक वाइज देखें तो सबसे पहले बाल विकास आता है, लेकिन अपने बाल विकास बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अधिगम स्टार्ट करते हैं। तो अधिगम की जो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। अधिगम की जो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो उसका शाब्दिक अर्थ है। अधिगम का शाब्दिक अर्थ है सीखना। सीखने से मतलब है जब जो भी हम दैनिक जीवन चक्र में जो भी हम कोई भी चीज सीखते हैं, जैसे कुछ भी खाना खाना या फिर खेलना दौड़ना, उसमें अपने हर एक प्रकार का अनुभव छिपा हुआ होता है। जिस प्रकार भी हम कोई चीज नया अनुभव सीखते हैं तो उसको अपने अधिगम ही कहते हैं। तो जो व्यवहार में जो सीखने के माध्यम से जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो ही सीखना कहलाता है या अधिगम कहलाता है। व्यवहार में परिवर्तन। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि समाज में रहना या परिपक्वता के माध्यम से या आनुवंशिकता के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। नहीं, इसका शाब्दिक अर्थ वो है जो व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है ना, वही अधिगम कहलाता है। तो उसके बाद अपने बात करते हैं अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान है, सबसे पहले अधिगम तभी संभव है जब मतलब कुछ चीजें ऐसी हो जैसे आवश्यकता। आवश्यकता अधिगम का सर्वप्रथम सोपान है, जो अपने कह सकते हैं कि अपने जो जीवन चक्र के अंदर हमें कोई कपड़ा रोटी मकान या कोई भी चीज की आवश्यकता होती है तो हम उसके लिए कुछ न कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, और हमारा जो तनाव पैदा होता है उसके माध्यम से हम उसको पूर्ण तनाव को कम करने के लिए हम कोई वांछित अनुक्रिया करते हैं। और अनुक्रिया होने से क्या होता है कि वो तनाव तो कम होता है, लेकिन उसके माध्यम से अपने कुछ नई चीजें सीखते हैं, और वो ही धीरे धीरे वो ही अपने व्यवहार में परिवर्तन धीरे धीरे आने लग जाता है, या परिवर्तन व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो स्थायी हो जाता है। तो उसके माध्यम से अपने जो अपने सीखते हैं तो वो सबसे पहले उसके लिए अपने अधिगम का सर्वप्रथम सोपान है आवश्यकता। तो उसका मतलब पेपर में एग्जाम के अकॉर्डिंग ये चीज दी जाती है कि अधिगम के सोपान नहीं है या है, तो उसमें मतलब या क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि अधिगम के सोपान क्रम वाइज सेट कीजिए। तो उसमें सबसे पहले आवश्यकता, उसके बाद आप लक्ष्य। अगर अपने मतलब कोई चीज आवश्यकता होगी फिर अपने उसको लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जैसे अपने रीट 2022 है, तो रीट 2022 के लिए अपने क्या करते हैं कि सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित किया होगा। आवश्यकता हुई होगी अपने कि अपने सबसे पहले आवश्यकता ही हुई कि मुझे भाई रीट का जो पेपर है उसमें सिलेक्ट होना है और उससे पैसे कमाने हैं, या फिर जो भी है मुझे गवर्नमेंट जॉब की लालसा होती है, तो वो एक आवश्यकता थी। उसके बाद अपने लक्ष्य डिसाइड किया भी अपने कैसे किस प्रकार। लक्ष्य के अंदर ही उद्देश्य आते हैं। उद्देश्य होते हैं वो शॉर्ट टर्म में होते हैं। जैसे अपने कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मतलब उद्देश्य अपने सेट करते हैं उस मतलब लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। जैसे अपने उद्देश्य वो हो सकते हैं कि मैं साइकोलॉजी के कितने ओवर तैयारी करूं, मैं मैथ्स के कितने। उसके बाद लक्ष्य अपना सेट किया होता है कि मुझे रीट क्लियर करना होता है। मेन लक्ष्य हो गया रीट, उद्देश्य हो गए इसके जो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट हो वो उद्देश्य हो गए। उसके बाद अगला सोपान आता है तत्परता। तत्परता जैसे ही अपने आवश्यकता हुई, आवश्यकता होने के बाद अपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया, उसके बाद अपने तत्परता या बाधा। कोई अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे अपने रीट को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि अपने स्टडी करते हैं। स्टडी में अपने मतलब यार बेली की कोई शादी हो जाती है या फिर ऐसे होता है, तो अपना मन है वो ऐसे होता है कि मैं भी घूमूं, मैं भी बाहर जाऊं, रूम से निकलूं। तो वो एक प्रकार की बाधा होती है, पर उस बाधा को अपने दूर करते हुए तत्परता से आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो चीज उसका तीसरा सोपान है तत्परता। उसके बाद है वातावरण। वातावरण होता है अधिगम की स्टेज। जैसे अपने किस माध्यम में क्या कुछ सीखते हैं। जैसे एक बच्चा खेल के माध्यम से सीखता है, परिवार के माध्यम से सीखता है, स्कूल के माध्यम से सीखता है, हर प्रकार मतलब हर एक क्षेत्र से वो कुछ न कुछ सीखता है। तो वो वातावरण की स्थिति हो गई, वो नंबर 4 उसका वातावरण हो गया। उसके बाद अपने बात करते हैं समायोजन की। तो वातावरण में जो चीजें सीखता है उसके बाद वो उस चीज में समायोजन करने की कोशिश करता है। मतलब वातावरण से कुछ नई चीजें सीखता है, और कुछ उसको मतलब जन्मजात कुछ चीजें मतलब उसको परिवार के माध्यम से सीखने को मिलती है। तो उन कई चीजों में वो समायोजन बिठाने की कोशिश करता है अपने दिमाग में। तो वो चीज हो गई समायोजन। उसके बाद होता है व्यवहार में परिवर्तन।
अब घर से सीखी हुई चीज और उसको कुछ रास्ते में कुछ मतलब बाधाएं आई, उसके कोई भी चीजें हुई उसके साथ, वो सारी चीजें बिठा के वो एक व्यवहार में परिवर्तन करता है, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक चीजें वो अपने अंदर लेता है, तो वो एक संतुलित करता है अपने माइंड को भी, मैंने इस चीज को ऐसे ऐसे करना है, तो वो हो गया व्यवहार में परिवर्तन। उसके बाद अपने चलते हैं कि अधिगम की डेफिनेशन बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। तो अधिगम की डेफिनेशन से अपने सबसे पहले जो मेन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कैसी कैसी डेफिनेशन दी, सबसे ज्यादा डेफिनेशन पूछी जाती है। एक डेफिनेशन दे दी जाती है एग्जाम में, जैसे सीखना विकास की ही प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, या नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना अधिगम है। तो वो चीजें मतलब वैज्ञानिक डाल देंगे, जैसे क्रो एंड क्रो, स्किनर या स्किनर सेकंड या जो भी है। तो इस प्रकार अपने डेफिनेशन तो अपने ढंग से करनी होगी, इसलिए अपने डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं अपने हिलगार्ड ने कहा था अपनी बुक थ्योरीज ऑफ लर्निंग में, एक बात कही थी बुक थ्योरीज ऑफ लर्निंग में, ऐसा कहा था कि अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्रिया या प्रक्रिया आरंभ होती है। ये बात हिलगार्ड ने कही थी कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्रिया आरंभ होती है। ठीक है, तो उसके बाद अपने आते हैं, हिलगार्ड ने एक और डेफिनेशन दी थी। हिलगार्ड ने कहा था नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। यानी अपने याद कैसे रख सकते हैं कि नवीन एक नवीन परिस्थिति में गया, उसके बाद उसने अपने कोई भी नवीन या करेक्टर, जैसे मेरे घर के पास कोई नवीन रहता है तो उसके करेक्टर से अपने जोड़ लेते हैं कि नवीन एक नई परिस्थिति में गया और वहां पे अपने आप को अनुकूलित कर लिया। ये या ऐसे कह सकते हो कि नवीन एक हिल पे गया, यानी हिल से मतलब हिलगार्ड हो गया, हिल पे गया और वहां पे अपने आप को जाके अनुकूलित कर लिया और वो पहाड़ों में जाकर रहने लगा, तो वो हो गई, उससे उसका अधिगम हो गया। तो उस प्रकार अपने कह सकते हैं कि हिलगार्ड ने जो डेफिनेशन दी थी वो अपने ये कह सकते हैं कि नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। उसके बाद वुडवर्थ, जो मेन वैज्ञानिक होते हैं, जैसे वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, स्किनर, थॉर्नडाइक, इनके ऊपर आप थोड़ा सा मतलब जैसे गैसेल हो गया, इनके ऊपर आप स्ट्रेस देके चलना कि किस प्रकार अपने मतलब कौन से वैज्ञानिक ज्यादा मतलब स्ट्रेस देके चलना कि जिससे अपने उनकी ज्यादा डेफिनेशन पे थोड़ा स्ट्रेस होगा या फोकस होगा, तो उससे क्या होगा कि परीक्षा में सबसे ज्यादा उन्हीं की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो सब उसके बाद तीसरी डेफिनेशन दी थी वुडवर्थ ने, सीखना विकास की प्रक्रिया है, अनुभव में वृद्धि ही अधिगम है। तो आप किसी भी कैरेक्टर को शामिल करते हैं कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, अनुभव में वृद्धि ही अधिगम है। तो इस प्रकार अपने इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अपने नेक्स्ट जो नेक्स्ट देख सकते हैं, जैसे क्रो एंड क्रो ने एक डेफिनेशन दी थी। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि आदत, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदत, ज्ञान व अभिव्यक्तियों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मान के चलना कि आदत, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आदत, ज्ञान और अभिव्यक्तियों, इतनी चीज याद रखना। आदत जहां भी आ जाए, आदत, ज्ञान और अभिव्यक्तियां, तो वो क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है, तो आपको ये याद करके जानी। उसके बाद गेट्स व अन्य की डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिगम में जितनी भी डेफिनेशन है, जितने भी वैज्ञानिक है, लगभग इम्पोर्टेंट है। आप अधिगम की डेफिनेशन तो लगभग हर एग्जाम में एक ना एक आधी आपको मिल ही जाएगी। गेट्स व अन्य ने कहा कि प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अपने कह सकते हैं कि गेट्स ने क्या कहा कि प्रशिक्षण और अनुभव, गेट्स अपने ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रशिक्षण व अनुभव से ही गेट तैयार होते हैं, प्रशिक्षण और अनुभव से ही अपने घर के गेट तैयार होते हैं। तो इस प्रकार अपने याद कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं स्किनर ने कहा था व्यवहार को अर्जित करने की प्रक्रिया या व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की ही प्रक्रिया ही अधिगम है। तो अपने स्किनर ने एक ही बात कही थी, व्यवहार को अर्जन करना मतलब नए व्यवहार को सीखना और उसको मतलब धारण करना। उसके बाद अपने
व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, यानी उसको व्यवहार में समायोजन कर लेना। अपने सोपान में पढ़ा था कि कैसे सामंजस्य करते हैं, तो उस प्रकार स्किनर ने क्या कहा था, व्यवहार को अर्जित करने की प्रक्रिया ही व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य ही अधिगम है। उसके बाद अपने बात करते हैं गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यानी आप दो बारी जहां पर व्यवहार आया हो, व्यवहार के कारण व्यवहार में, व्यवहार के कारण व्यवहार में, व्यवहार के कारण व्यवहार में, तो इस प्रकार अपने गिलफोर्ड की याद कर सकते हैं। उसके बाद मॉर्गन और किंग ने क्या कहा था, अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अभ्यास और गेट्स ने क्या कहा था, प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा। और मॉर्गन और किंग ने क्या कहा है कि अभ्यास और अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही सीखना है। उसके बाद कोल्विन नेक्स्ट, जो आप इंपोर्टेंट में आपको बता देता हूँ, क्रो एंड ग्रो, उसके बाद गेट्स और अन्य, उसके बाद स्किनर, गिलफोर्ड और कोल्विन, ये चारों इंपोर्टेंट है। पहले से निर्मित, कोल्विन ने क्या कहा था कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों की सुधार की प्रक्रिया ही अधिगम है। पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों से सुधार की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो ये बात है, कहीं पे भी पहले से निर्मित आ जाए व्यवहार, तो वो क्या होगी, कोल्विन की डेफिनेशन होगी। आपको कोई एक डेफिनेशन दी होगी, चार वैज्ञानिक दिए होंगे, या सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको। उसके बाद आप डैनियल बेल, अधिगम व्यक्ति की शक्तियों तथा अंतःक्रियाओं का सुधार का नाम है। अधिगम व्यक्ति की शक्तियों तथा अंतःक्रियाओं द्वारा सुधार का नाम अधिगम है। तो इसमें डैनियल बेल से अपने थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे अधिगम व्यक्ति की शक्तियों, यानी बेल की अपनी शक्तियों, और अंतःक्रियाओं द्वारा सुधार का नाम है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। उसके बाद गॉर्डन मर्फी की डेफिनेशन है, वो अधिगम में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी परिवर्तन, अधिगम में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी परिवर्तन की शक्ति है। यानी अधिगम वातावरण से संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जहां भी नाम आ जाए वो गॉर्डन मर्फी ने दिया। उसके बाद पावलोव ने यह कहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। यानी अनुकूलित अनुक्रिया परिणाम स्वरूप आदत जहां आ जाए वहां पावलोव है। आप इनको ना शब्दों से कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। तो इसके प्रकार अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद आ जाती है इसकी मतलब विशेषताएं, अधिगम की जो विशेषताएं हैं वो अपने बात करती हैं। तो सबसे पहले अधिगम की क्या विशेषताएं हैं कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी बच्चा अपने मतलब जब गर्भ काल में होता है उसी स्टेज से अपना सीखना प्रारंभ कर देता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि अधिगम प्रक्रिया है जीवन से मृत्यु तक, या किशोरावस्था से मतलब टीनेज तक, नहीं किशोरावस्था से मतलब आपको दे देते हैं कि 14 एज तक, या फिर जो भी है उस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। अधिगम एक परिवर्तन है, ठीक है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन मतलब बहुत बार विशेषताएं 4 या 5 विशेषताएं दे देते हैं इसके अंदर, और एक विशेषता ऐसी देते हैं कि वो अधिगम की नहीं होती या परिपक्वता की दे देते हैं। तो आप उनको मतलब थोड़ा सा ढंग से पढ़े। जीवन पर्यंत चलने पर प्रक्रिया, अधिगम एक परिवर्तन है, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। कई बार क्वेश्चन में डाल देते हैं अधिगम व्यक्तिगत नहीं होता, तो अपने हर चीज ध्यान से पढ़नी है। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक होता है, यानी व्यक्तिगत रूप से भी तो सीखता है और मतलब बाहरी लोगों के माध्यम से भी वो सीखता है। व्यक्तिगत चीजें जो आंतरिक मन से होती है, और बाहरी मतलब जो दूसरों से हम कुछ चीजें सीखते हैं, जैसे कोई आइडियल हो गया, जैसे विराट कोहली, मतलब कई आजकल युवा पीढ़ी के आइडियल हैं, जैसे कुछ भी कह सकते हैं आप। सीखना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। यानी सीखना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों कैसे हो सकता है कि अपने टीनेज के अंदर देखते हैं कि बच्चे मतलब नशाखोरी
जैसे आते हैं मतलब सीख जाते हैं, तो वो तो होगी नकारात्मक के अंदर। और सकारात्मक कैसे, मतलब कोई आइडियल बना लेना, उसके माध्यम से अपने जीवन को उसी तरह डाल लेना, मतलब वो उच्च विचार हो जाना ईश्वर में, आध्यात्मिकता में, ऐसे इस प्रकार किसी भी चीज को मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों सीखना, दोनों ही प्रक्रिया होती है। उसके बाद सीखना सक्रिय प्रक्रिया है, वह रचनात्मकता है। ये चीजें आप याद रखना, मतलब सीखना सक्रिय प्रक्रिया है, रचनात्मक है। इसमें मतलब रचनात्मक, विध्वंसात्मक ऐसे चीजें दे देते हैं कि क्या सीखना विध्वंसात्मक है, रचनात्मक है, ऐसी प्रक्रिया मतलब विशेषताएं बहुत चीजें दी जाती है। उसके बाद अधिगम, उद्दीपन तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। उद्दीपन और अनुक्रिया अपने सीखते कैसे हैं, अपने को मतलब कोई चीज की लालसा होती है तो अपने मन में उद्दीपन होता है। जैसे अपने रीट की बात करें, रीट में ऐसे होता है कि कोई अपने आसपास का स्टूडेंट लग जाता है, तो अपने उसको देख के थोड़ा मन में होता है कि यार ये मतलब सुबह सुबह से निकलता है जॉब के लिए, तो मैं भी क्यों ना इसकी तरह मतलब बनूं कि मैं भी सुबह 9 बजे से स्कूल जाऊं, शाम को 5 बजे आऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, जो भी है। तो इस प्रकार अपने अंदर एक उद्दीपन सेट होता है और वो अपनी अनुक्रिया से जुड़ जाता है, तो हम उससे मतलब उसके बाद अपने उस चीज को करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे वो चीज अपने व्यवहार में शामिल हो जाती है। उसके बाद अधिगम समायोजन प्रक्रिया है। यह मैंने आपको बता ही दिया था कि बाहरी और आंतरिक मन में दोनों में सामंजस्य बिठाना ही समायोजन प्रक्रिया होती है। अधिगम प्रक्रिया है नहीं कि परिमाण सीखना, समस्या समाधान प्रक्रिया, आवश्यकता की पूर्ति करने की प्रक्रिया। यानी सीखना वही है कि अपने जब किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी बाधाएं आती है। आपने थोंडाइक का प्रयोग देखा होगा कि थोंडाइक ने एक बिल्ली पे प्रयोग किया था, तो बिल्ली को मतलब एक पिंजरे में कैद कर दिया, पिंजरे में कैद करने के बाद बाहर भोजन रख दिया, तो बिल्ली क्या करती है कि पिंजरे में उछल कूद करती है। तो कम से कम उसने 6 या 7 बार प्रयोग किया, बिल्ली ने मतलब एक मतलब कोशिश करते करते बिल्ली का पैर है वो उसकी पे गिर गया और बिल्ली ने वो पिंजरा खुल गया और बिल्ली ने खाना खा लिया। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे वो बार बार उसने 6 या 7 बार किया, तो बिल्ली की वो टाइमिंग थी वो धीरे धीरे कम हो गई। तो वो उसने क्या कर लिया कि वो उस समस्या का समाधान कर लिया, तो धीरे धीरे वो क्या उसके परिवर्तन से उसके सामंजस्य बैठ गया। तो वो आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए था कि बिल्ली भूखी थी, इसलिए अपने कोशिश करते हैं कि सीखना समस्या समाधान की प्रक्रिया, आवश्यकता को पूर्ति करने की प्रक्रिया। उसके बाद सीखना अनुभवों का संगठन है। इस प्रकार ये इसकी विशेषता ही होगी। उसके बाद अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद अपने बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो उसके बाद देखते हैं कि अभिप्रेरणा, स्किनर ने इसे सबसे पहले जो कारक है अधिगम को प्रभावित करने वाले, उनमें सबसे पहले अभिप्रेरणा, कि अगर अपने अंदर से अभिप्रेरित ही नहीं होंगे कि किस प्रकार से कोई बच्चा है वो बिल्कुल निराश रहता है स्कूल के अंदर, कुछ भी सीखता नहीं है, तो उसमें अभिप्रेरणा की कमी पाई जाती है कि उसको कहीं किसी प्रकार से अभिप्रेरित नहीं है। उसको प्रेरित करने के लिए मतलब बहुत सी चीजें कह सकते हैं कि तुम ऐसा किया करो, तुम ऐसा किया करो। तो उस प्रकार अभिप्रेरणा सबसे सबसे अधिक अपने जब रीड की तैयारी करते हैं तो सभी मोटिवेशन वीडियो देखते हैं कि अपने किस प्रकार कंटिन्यू इससे जुड़े रहें। तो अभिप्रेरणा को स्किनर ने इसे सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा है। तो ये डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं कि किसने अभिप्रेरणा को सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा है, तो इस प्रकार अपने पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद स्टीफेंस ने कहा कि शिक्षक के पास जितने भी साधन है, उन्होंने अभिप्रेरणा के बारे में कहा, उसमें प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण है। कि शिक्षक के पास जितने भी साधन है, तो आपने देख सकते हैं कि साइकोलॉजी के अंदर धीर सिंह दबाई सर भी हमेशा प्रेरित करते रहते हैं स्टूडेंट्स को कि आप ऐसे पढ़ो, आप ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है। तो वो शिक्षक की सबसे मतलब मेन चीज है आपको मोटिवेशन देने की, कि आप निराश हो जाते हो कि मैं इतना पढ़ नहीं पाता, तो वो धीरे धीरे आपके अंदर एक मोटिवेशन से अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके बाद अधिगम की शुरुआत इसको कहा जाता है, अभिप्रेरणा को अधिगम की सुनहरी सड़क भी इसको कहा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेते हैं कि अधिगम की सुनहरी सड़क किसे कहते हैं, तो अभिप्रेरणा
प्रेरणा या ये चीजें उसके अंदर ऑप्शन आपको मिल सकती है। उसके बाद अपने करते हैं इच्छा शक्ति, कि अगर आप इच्छा शक्ति से मतलब है कि बच्चे के अंदर अगर इच्छा शक्ति नहीं है पढ़ने की, वो पढ़ना चाहता ही नहीं, वो कोई और कुछ और कार्य करना चाहता है या खेलने में मतलब उसका शौक है, तो आप उसकी इच्छा शक्ति बहुत डिपेंड करती है मतलब सीखने के अंदर, वो किस माध्यम से सीखना चाहता है। तो इच्छा शक्ति के लिए अपने जो अधिगम को प्रभावित करने कारक में ये इच्छा शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शारीरिक विकास या मानसिक स्वास्थ्य, कि अगर बच्चे का शारीरिक विकास अच्छी तरीके से होगा, जैसे मतलब कुछ हैंडीकैप नहीं है या फिर कुछ भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है शरीर के अंदर, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसकी बुद्धि लब्धि भी अधिक होगी, और बुद्धि लब्धि अधिक होगी तो वो इंटेलिजेंट होगा, तो वो बहुत सी चीजें को कैप्चर करने में बहुत मतलब इंटेलिजेंसी से हर चीज को कर सकता है, चतुरता से हर चीज को कर सकता है। तो वो अरस्तु ने एक बात कही थी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि अरस्तु की डेफिनेशन बताओ, या फिर एक डेफिनेशन दी जाती है कि ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी थी। उसके बाद आती है परिपक्वता। परिपक्वता का शाब्दिक अर्थ है क्षमता का नाम, कि अपने मतलब अपने कहते हैं कि बच्चा मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे वो चीजें मतलब अपने टीनेज तक बच्चे को मैच्योर नहीं मानते, और लगभग 22 या 23 तक उसने मतलब वो सारी चीजें देख ली होती है, वो व्यवहार को सीख सीख के मतलब इतना परिपक्व हो जाता है कि वो हर चीज को, हर एक बात को डिसीजन लेने में डिसीजन ले सकता है हर चीज का अपने और तरीके से, कि मैंने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। तो वो चीजें परिपक्वता क्षमता का नाम है, कि अपने अंदर जो आंतरिक सामंजस्य की वो शक्ति है ना, वो ही परिपक्वता कहलाती है। तो इसके अंदर परिपक्वता की डेफिनेशन दी कि आंतरिक सुधार की ही प्रक्रिया या शारीरिक योग्यताओं का आंतरिक विकास है, यानी आंतरिक सुधार की प्रक्रिया ही परिपक्वता है, या यह शारीरिक योग्यताओं का आंतरिक विकास है। ये होगी परिपक्वता की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने नेक्स्ट ऐसे टॉपिक वाइज इसमें अधिगम की नेक्स्ट वीडियो आगे मैं डालूंगा। तो इस प्रकार मैं एक एक टॉपिक आपको साइकोलॉजी के कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद मैं साइंस का, बायोलॉजी और फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल का चैप्टर है वो भी मैं आपको एक एक तरीके से क्लियर कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवाऊंगा कि आपको समझ आए कि स्पीड, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं, जो स्पीड के हैं, आप दे सकते हैं दर्पण के हैं, मैं एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा। तो आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई चीज समझ ना आए तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इस पे टॉपिक डालिए, या आप मतलब साइंस के, मैथ्स के कुछ भी आप बोलिए कि आप इस पे आप वीडियो बनाएं, तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके।